टाइम एक छुपा हुआ डायमेंशन। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई। लेकिन दोस्तों आज हम इस वीडियो में हमारी दुनिया के 3 डायमेंशन के अलावा चौथे छुपे डायमेंशन को इस तरीके से इतनी सरलता से समझेंगे कि इसे समझने के बाद आप एक 5 साल के बच्चे को भी इसे समझा सकेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मानो कि आप ताजमहल के सामने खड़े हो और आप ताजमहल को हमारे इस 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में उसकी लेंथ, उसका वेट और उसकी हाइट के जरिए देख रहे हो। लेकिन इस ताजमहल का एक चौथा डायमेंशन भी है जो है समय। अब समय यहाँ पर कैसे आया तो चले समझाता हूँ। हम जब भी दुनिया में किसी भी चीज को देखते हैं तो वो प्रकाश के माध्यम से देखते हैं। पहले प्रकाश उस चीज को टकराता है, फिर वो प्रकाश उस दृश्य को आपकी आंखों तक ले आता है और तब आपकी आंखें उस दृश्य को देख पाती है। और ये सब होने में थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है, लेकिन प्रकाश की स्पीड इतनी ज्यादा है कि हम इंसान जिस टाइम फ्रेम में जी रहे हैं उसे उस वक्त का पता नहीं चलता। लेकिन वक्त तो तब भी लगता ही है। इनफैक्ट आप अपना दृश्य जिस आईने में रोज देखते हो वो दृश्य भी फ्रेश नहीं होता है। जी हाँ, आप जिसे आईने में अपनी लाइव इमेज मानते हो वो भी करीब 7 नैनोसेकंड पुरानी होती है। इसलिए सच्चाई तो ये है कि आप जिस ताजमहल को कुछ मीटर दूर से देख रहे हो उसका दृश्य आपकी आंखों तक पहुंचने में कुछ नैनोसेकंड तो लगते ही है। पर प्रकाश की स्पीड इतनी ज्यादा है कि हमारे दिमाग को इस छोटे से टाइम फ्रेम का पता ही नहीं चलता और हमें सब कुछ लाइव है ऐसा नजर आता है, जबकि वो वास्तव में लाइव नहीं होता है। खैर चलिए अभी हम अपने एग्जाम्पल पे आते हैं और मानो कि आप अभी लाइव ताजमहल के सामने खड़े हो और आपका एक दोस्त जो अभी सूरज पर मौजूद है। जी हाँ, मान लो कि हमने वो टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है जो हमें सूरज के करीब ले जाती है और आपका एक दोस्त हमसे करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूरज के आसपास कहीं से अति पावरफुल टेलीस्कोप से पृथ्वी पर लाइव इसी वक्त देख रहा है जब आप ताजमहल को देख रहे हो। आपका वो दोस्त अपना टेलीस्कोप ताजमहल की ओर मोड़ता है, वो आपको भी देखता है और ताजमहल को भी देखता है। सब कुछ इसी वक्त हो रहा है, लेकिन फिर भी दोस्तों आपके उस दोस्त को जिसे ताजमहल की और आपकी तस्वीरें दिख रही हैं, वो 8 मिनट और 20 सेकंड पुरानी है। जी हाँ, वो आपको 15 करोड़ किलोमीटर दूर से लाइव नहीं देख सकता है। उसको अभी इस वक्त जो दृश्य दिख रहे हैं वो 8 मिनट और 20 सेकंड पुराने हैं, क्योंकि पृथ्वी से वहां तक रोशनी को पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगेंगे। अब मानो कि आप ताजमहल के सामने ठीक 12 बजे खड़े हैं और आपका दोस्त भी करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूरज के आसपास से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ठीक 12 बजे मतलब कि आपके ही टाइम पे ताजमहल को देख रहा है। और अब आप जहां पर खड़े हो उसी वक्त यानी कि ठीक 12 बजे ताजमहल गिर जाता है। माफ करना दोस्तों, बस यहाँ पर आपको समझाने के लिए हम फिक्शनली ताजमहल को गिरता हुआ दिखा रहे हैं। ताजमहल हमारे देश की धरोहर है और हम सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और उसकी गरिमा को मद्देनजर रखते हुए बस एजुकेशन पर्पस के लिए उसे हम गिरता हुआ दिखाएंगे। बाकी ये गिर नहीं सकता है और यथास्थिति हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस इमेजिनेशन में ठीक 12 बजे आप तो यहाँ पर लाइव ताजमहल को गिरता हुआ देख सकोगे, लेकिन आपका वो दोस्त जो हमसे करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूरज के पास है वो वहां से ताजमहल के पुराने ही दृश्य देख रहा होगा। उसे ताजमहल गिरता हुआ नहीं दिखाई देगा। उसे कब दिखेगा तो उसे ठीक 12:08 और 20 सेकंड के बाद ताजमहल गिरता हुआ दिखाई देगा। यानी कि आपके उस दोस्त को करीब 8.5 मिनट बाद पता चलेगा कि वहां पृथ्वी पर इतनी बड़ी त्रासदी हुई है। और इस 8 मिनट में तो हो सकता है कि खबरें पूरी दुनिया में फैल गई होगी। आप शायद आगरा के किसी और कोने में भी पहुंच गए होंगे और दुनिया में बहुत कुछ घट चुका होगा। अब दोस्तों इस एग्जाम्पल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और सोचते हैं कि आपने पृथ्वी पर ठीक 12 बजे ताजमहल को गिरता हुआ देखा और आप प्रकाश की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से आपके उस दोस्त के पास 15 करोड़ किलोमीटर दूर पहुंच गए। तो आप वहां पहुंचने के कुछ ही समय बाद फिर से ताजमहल को गिरता हुआ देख सकेंगे। और बस यही है टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल का सरल अर्थ ये होता है कि समय में आगे और पीछे यात्रा करना। और 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में ये सिर्फ और सिर्फ उसके चौथे आयाम यानी कि टाइम के जरिए ही हो सकता है। इसीलिए टाइम को ही 4th डायमेंशन कहा गया है। चलो दोस्तों एक और आसान उदाहरण से समझाता हूँ कि भविष्य और भूतकाल का टाइम ट्रैवलिंग कैसा होता है।
एक गैलेक्सी है M61। हमारी पृथ्वी से वो करीब 65 मिलियन प्रकाश वर्ष यानी कि करीब 6.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब कि M61 गैलेक्सी का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 6.5 करोड़ साल लगते हैं और पृथ्वी से भी वहां तक प्रकाश वापस पहुंचने में उतने ही साल। अब मानो के M61 में कोई ऐसी एलियन सभ्यता है जो आज के दौर में सन 2025 में हमारे इस वक्त में वहां पर बहुत उन्नत, बहुत डेवलप्ड हो चुकी है। और अभी अभी उन्होंने कुछ ही समय पहले एक ऐसा टेलीस्कोप खोज निकाला जो करीब 7-7.5 करोड़ साल दूर का भी दृश्य बहुत ही क्लियरली देख सके। अब मानो कि वहां पर बैठा कोई एलियन आज इसी वक्त हमारी पृथ्वी तक वो टेलीस्कोप ताने हमें देख रहा हो तो उसे क्या दिखेगा? तो दोस्तों राइट नाउ उस एलियन को पृथ्वी तो दिखेगी लेकिन पृथ्वी पर इंसान नहीं दिखेंगे। यहाँ पर उसे डायनासोर्स घूम रहे दिखाई देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी के जो दृश्य एलियन आज देख रहा है वो प्रकाश के जरिए करीब 6.5 करोड़ साल बाद वहां तक पहुंचे होंगे। जी हाँ, यानी कि उस एलियन को आज इसी वक्त वहां बैठे बैठे हमारी 6.5 करोड़ साल पुरानी पृथ्वी दिखाई देगी। उस समय की वनस्पतियां, उस समय के जीवाश्म, उस समय के जंगल और उस समय के डायनासोर्स। और वो एलियन अपने लोगों को बताएगा कि पृथ्वी पर डायनासोर्स के फॉर्म में एलियन है। हालांकि वो उन्नत जीव बहुत जल्दी ये समझ जाएंगे कि ये दृश्य बहुत पुराने हैं, लेकिन इससे आगे बस वो अनुमान ही लगा पाएंगे कि उनके 6.5 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर क्या हो सकता है। शायद ये सभी जीव खत्म हो जाए या शायद कोई नई उन्नत सभ्यता विकसित हो, लेकिन किसी भी रूप में वो एलियन सिविलाइजेशन वहां से हमारी आज की उन्नत सिविलाइजेशन को नहीं देख सकती। जी फ्रेंड्स, यही हकीकत है। पर अगर उन्हें हमारी उन्नत सिविलाइजेशन को देखना है तो यहाँ आना पड़ेगा, वो भी प्रकाश से ज्यादा गति से, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन किसी तरह अगर वो एलियन हमारी पृथ्वी तक प्रकाश से भी ज्यादा तेज गति से आ पहुंचते हैं तो उन्होंने किया ये टाइम ट्रैवल भविष्य की तरफ किया टाइम ट्रैवल बन जाएगा। क्योंकि उन्होंने आज जो पृथ्वी पर मौजूद है वो तो कभी देखा ही नहीं था। उन्होंने तो अपने ग्रह से टेलीस्कोप से पृथ्वी का डायनासोर युग देखा था। और अगर कोई पृथ्वीवासी प्रकाश से बहुत ही ज्यादा स्पीड से उस M16 गैलेक्सी के उस एलियन सिविलाइजेशन के ग्रह पर चला जाता है और वहां से पृथ्वी को देखता है तो पृथ्वी की ओर ये टाइम ट्रैवल भूतकाल में किया हुआ टाइम ट्रैवल बन जाएगा। क्योंकि पृथ्वीवासी इंसान वो घटनाएं देख सकेगा जो ऑलरेडी घट चुकी है या वो देख चुका है। लेकिन प्रकाश की स्पीड से ज्यादा गति से यात्रा करना इम्पॉसिबल है फ्रेंड्स। थियोरेटिकली समझने के लिए तो ठीक है, लेकिन इंसान कभी भी प्रैक्टिकली स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेजी से यात्रा नहीं कर सकता, इसीलिए वो भूतकाल में भी टाइम ट्रैवल नहीं कर सकता। जी हाँ, हम अपने इतिहास को कभी भी नहीं देख सकते। अब अगर आप में से कोई स्मार्ट इंसान मुझे ये कहता है कि नहीं हितेश भाई, मैं तो किसी ऐसी गैलेक्सी पर जाऊंगा जो यहाँ से पृथ्वी से 55 लाइट ईयर दूर है और वहां से किसी स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप से देखूं तो मैं 55 साल पहले वाली पृथ्वी को देख पाऊंगा, उस वक्त के भारत के दौर को देख पाऊंगा, 55 साल पहले जो मून लैंडिंग हुई थी उसे देख पाऊंगा। क्योंकि वो मून लैंडिंग की इंफॉर्मेशन रोशनी में ट्रैप है जो आज भी कहीं ना कहीं मौजूद होगी। तो दोस्तों सच्चाई यहाँ पर यह है कि ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा करने से पहले आपको उस प्लेनेट पे 55 साल पुरानी रोशनी से पहले पहुंचना पड़ेगा और स्पेस टाइम में कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से तेज चल ही नहीं सकती। इसका मतलब आप प्रकाश की गति से ज्यादा तेज तो वहां पर नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर मान लो कि प्रकाश की स्पीड से भी 55 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद उस ग्रह पर पहुंच जाते हो और वहां से पृथ्वी को देखते हो तो आपको आपका आज दिखाई देगा, यानी कि वहां से आप साल 2025 ही देख पाओगे, उससे पीछे नहीं। अगेन वही बात आ जाती है कि ब्रह्मांड हमें भूतकाल में टाइम ट्रैवल करना अलाउड नहीं करता है। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रह्मांड हमें भविष्य की ओर टाइम ट्रैवल करने की अनुमति देता है। ये ना सिर्फ थियोरेटिकली संभव है लेकिन ये प्रैक्टिकली भी प्रमाणित है। अगर कोई भी इंसान पृथ्वी पर रहने वाले आम इंसानों की तुलना में ज्यादा तेजी से स्पेस में यात्रा करे या अगर वो स्पेस में किसी बहुत ही बड़े ग्रेविटेशन वाले पिंड के आसपास यात्रा करे तो वो भविष्य में टाइम ट्रैवल कर सकेगा। और इस बात की पुष्टि साल 1971 में हो गई जब दो वैज्ञानिक जोसेफ और रिचर्ड ने 4 एटॉमिक क्लॉक्स यानी कि बहुत ही सटीक समय बताए ऐसी परमाणु घड़ियां ली और उन्होंने इन घड़ियों को लेकर अंतरिक्ष में जाकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, एक बार पश्चिम की ओर और एक बार पूर्व की ओर।
और जब वो वापस आए तो उन घड़ियों का समय जमीन पर मौजूद घड़ियों से बिल्कुल अलग था। वो घड़ियां कुछ माइक्रोसेकंड भविष्य में चली गई थी और ये प्रूफ था कि हम भविष्य में समय यात्रा कर सकते हैं। और आज ये इफेक्ट हमें जीपीएस और सैटेलाइट्स में भी दिखता है। सैटेलाइट्स पृथ्वी से लगभग 20,200 किलोमीटर ऊंचाई पर होते हैं और बहुत ही तेज गति से घूमते हैं, और उस जगह पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बेहद कम होता है और गति बहुत ही ज्यादा, जिस वजह से वहां पर सैटेलाइट्स में बसी घड़ियां पृथ्वी की घड़ियों के मुकाबले हर रोज 38 माइक्रोसेकंड तेज हो जाती है। इसलिए वैज्ञानिकों को इन घड़ियों को हर रोज सेट करना पड़ता है। और ये बात सिर्फ घड़ियों पर नहीं बल्कि इंसानों पर भी लागू होती है। और आज तक अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन बिताने वाले इंसान एस्ट्रोनॉट ओलेग कोनाहनेंको है। उन्होंने करीब 1100 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं, जिस वजह से वो हम आम पृथ्वीवासियों से करीब 0.03 सेकेंड भविष्य में चले गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अकेले और प्रूवन इंसान है जिन्होंने भविष्य यात्रा की है, लेकिन ये यात्रा बहुत ही कम समय अंतराल की है, इसलिए उनके लिए कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा या कुछ खास फील नहीं होगा। लेकिन अगर एस्ट्रोनॉट स्पेस में बहुत ही ज्यादा गति से यात्रा करे तो भविष्य में जाने का ये समय और भी ज्यादा लंबा हो सकता है। और इसका मतलब ये होता है कि समय हमारी 3 डायमेंशनल दुनिया में अपनी असर जन्माता है। इनफैक्ट समय के बिना ये 3 डायमेंशनल दुनिया ऐसी न होती, क्योंकि स्पेस की मौजूदगी ही टाइम से है। हम सब जानते हैं कि हम 2D में किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ और वेट को कंसीडर करते हैं, राइट? और वही 3D में हम उस ऑब्जेक्ट के लेंथ, वेट और हाइट को भी कंसीडर करते हैं। पर वही 4th डायमेंशन में टाइम भी ऐड हो जाती है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट का टाइम भी पता होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड में आपकी, मेरी और हर एक चीज की पोजीशन लगातार चेंज होती रहती है। ब्रह्मांड आगे बढ़ रहा है और वो समय में आगे बढ़ रहा है। मान लीजिए कि आप एक एप्पल अर्थ की तरफ गिराते हो और यहाँ पर देखने में तो ऐसा लगता है जैसे आप उसकी सिर्फ पोजीशन चेंज कर रहे हो, लेकिन इसी चीज को फेम बाय फेम तोड़ा जाए तो आपको ये पता चलेगा कि ये एप्पल पास्ट से फ्यूचर की ओर बढ़ रहा है। और इसी कारणों से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने टाइम को 4th डायमेंशन कहा था। यहाँ पर एक और छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो मान लीजिए कि आप एक फिल्म देख रहे हैं और स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं उसकी फ्रेम 2D यानी कि 2 डायमेंशन में होती है, और जब ये फ्रेम समय के साथ चलती है, आगे बढ़ती है, तो वो पूरा 3 डायमेंशन दृश्य आपको दिखता है। वैसे ही हमारी जिंदगी और ब्रह्मांड भी समय के साथ चलती फिल्म की तरह है, और अगर यहाँ पर समय रुक जाए तो ब्रह्मांड में सब कुछ स्तब्ध हो जाएगा, बस एक तस्वीर बनकर रह जाएगा। इसीलिए इस 3 डायमेंशन ब्रह्मांड में समय की मौजूदगी है, और इसी वजह से हम ब्रह्मांड के फैब्रिक को स्पेस टाइम फैब्रिक कहते हैं, सिर्फ स्पेस नहीं। और हमारे 3 आयामी वर्ल्ड में टाइम का एरो फ्यूचर की तरफ है, यानी कि वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्यूचर की ओर बढ़ रहा है। सब कुछ ऑर्डिनरी से डिसऑर्डिनरी की तरफ, अरेंजमेंट से केओस की ओर। और यही ब्रह्मांड का एरो है, यही टाइम का एरो है, इसीलिए टाइम 4th डायमेंशन है। और शायद इसीलिए ब्रह्मांड के नियम हमें भूतकाल में टाइम ट्रैवल करने की अनुमति बिल्कुल नहीं देते हैं। लेकिन अगर डायमेंशन 4 से भी ज्यादा है और कोई ऐसी सभ्यता या ऐसा जीव भी है जो 4th डायमेंशन के भी ऊपर के डायमेंशन में रहता हो, तो वो समय में आगे और पीछे दोनों तरफ जा सकता है, यानी कि वो भूत और भविष्य दोनों तरफ टाइम ट्रैवल कर सकता है। लेकिन हम 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहने वाले, इस ब्रह्मांड में रहने वाले इंसान नहीं कर सकते हैं। अगर आपको डायमेंशंस के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाए और 11 डायमेंशन तक पूरी जानकारी उस वीडियो में जाकर देखें। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप जानना चाहते हैं कि हम फ्यूचर में इंस्टेंटली टाइम ट्रैवल कैसे कर सकते हैं तो हो सके उतने कमेंट और लाइक कीजिए, मैं उस पर जरूर वीडियो लाऊंगा। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर, और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो जुड़ जाए द नॉलेज के साथ, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।